आज हम देखेंगे समकालीन भारत 2 कक्षा 10 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक। उसका पहला चैप्टर हम देखेंगे। तो पहला चैप्टर में क्या है? पहला चैप्टर में है संसाधन एवं विकास। तो इसी चैप्टर को हम आज देखेंगे। संसाधन एवं विकास। क्या आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो गांवों और शहरों में हमारे जीवन को आराम पहुंचाते हैं? गांव और शहर दोनों जगह ऐसी वस्तुओं की एक सूची तैयार करें और इनको बनाने में प्रयोग होने वाले पदार्थों का भी नाम बताएं। तो गांव और शहर में आज के डेट में क्या है? बिजली ज़रूरी है, सड़क ज़रूरी है, गांव में भी ज़रूरी है, शहर में भी ज़रूरी है। उन पदार्थों को बनाने के लिए बिजली के लिए तार चाहिए, लाइट चाहिए। तो ये सब चीज़ें किस किस से बनती है वही इसमें अध्ययन किया जाएगा। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। तो देखिए, संसाधन का इतना बढ़िया डिफिनीशन आपको कहीं नहीं मिलने जा रहा। मतलब कह रहा है कि आपके आवश्यकता को पूर्ति करे, उसमें कुछ प्रौद्योगिकी हो, उसमें आर्थिक रूप से संभाव्य हो, मतलब इकोनॉमिकल वैल्यू भी हो, कल्चरल वैल्यूज़ भी हो। ऐसा नहीं हो कि कुछ ऐसा चीज़ बना लीजिए जिससे आपको आपके समाज में ही उसको वैल्यू ना मिले। तो जो भी इस तरह की चीज़ बनाने में जो भी वस्तु इस्तेमाल किया जाएगा वह क्या है? एक संसाधन है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। तो जो भी चीज़ रूपांतरण होगा उसमें प्रकृति भी निर्भर है, प्रौद्योगिकी भी निर्भर है और संस्थाएं भी निर्भर है। तो इसी को क्या बना दिया? एक ट्रायंगल बना दिया है। प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाएं के मध्य अंतर संबंध है और उसमें मानव एक क्या है? निहित कड़ी है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? तो जरूरी है कि आप प्राकृतिक संसाधन जो भी हैं वो क्या है? प्राकृतिक उपहार हैं। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। संसाधन क्या है? मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है, जिसको क्या कहते हैं? मानव संसाधन। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। जो भी पदार्थ मिलते हैं उसको संसाधन में परिवर्तित करते हैं। कोई भी चीज़ संसाधन तभी बनता है, जैसे आप अभी बच्चे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जब आप नौकरी करेंगे तो क्या हो जाएंगे? देश के लिए एक संसाधन हो जाएंगे। उसी तरह से जब किसी पदार्थ को मतलब कि ऐसा बनाया जाए जो आर्थिक रूप से संभाव्य भी हो, सांस्कृतिक रूप से मान्य भी हो और किसी भी चीज़ के लिए आवश्यकता की पूर्ति करे, तो वो क्या हो जाएगा? संसाधन हो जाएगा। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, जैसे जैव और अजैव। जैविक चीज़ वो है जिसमें लाइफ है, अजैव नॉन लाइफ जिसमें है। समाप्तिया के आधार पर नवीकरणीय योग्य या अनवीकरण, मतलब जिनका नवीकरण किया जा सके, जैसे सोलर, जैसे आप कह सकते हैं विंड। ये सब क्या है? नवीकरणीय। अनवीकरणीय जिसको कभी भी नहीं किया जा सके, जैसे पेट्रोल, कोयला। स्वामित्व के आधार पर, जैसे व्यक्तिगत हो सकता है, जैसे आपके पास कुछ व्यक्तिगत आपका किताब है, पेन है, तो ये सब व्यक्तिगत हो सकता है। सामुदायिक, जैसे आप रोड यूज कर रहे हैं, चाहे किसी बिजली के तार का यूज कर रहे हैं, तो जो बाहर तक आ रहा है, जो आपके घर के अंदर आ गया वो आपका हो गया, लेकिन जो बाहर तक आ रहा है वो क्या है? सामुदायिक है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, जैसे रेलवे वगैरह क्या है? राष्ट्रीय हो गए, एरोप्लेन वगैरह अंतर्राष्ट्रीय भी हो गए। विकास स्तर के आधार पर संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष, ये भी संसाधन है। तो संसाधन को हम 4 तरीकों से बांट सकते हैं। संसाधन क्या होते हैं? प्राकृतिक होते हैं, कुछ मानवीय होते हैं। जैसे नवीकरणीय योग्य, सतत अथवा प्रवाह, जैसे पवन, जल, आपका प्रकाश, ये सब क्या हो गया? नवीकरणीय। और जैव में क्या हो गया? नवीकरणीय में जैव में प्राकृतिक वनस्पति, जैसे वन, वन्य जीव,
ये दोबारा हो जाएंगे, लेकिन अगर इनको ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे तो ये भी क्या हो जाएंगे, अनवीकरणीय हो जाएंगे। अनवीकरणीय युग में पुनः चक्रीय, जैसे आप उसको पुनः यूज कर सके, जैसे धातु। धातु से आपने बिल्डिंग बना लिया, लोहा से पूरा बिल्डिंग बना लिया, और अगर बिल्डिंग गिर गया तो उस लोहे को निकाल के आप फिर से उसको गला के फिर से यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्षरण क्या होगा, जब उसमें रस्टिंग लग जाएगा, मतलब कि उसमें जंग लग जाएगा। अचक्रीय, जिसको कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब होते हैं लेकिन बहुत साल लगाते हैं, लाखों साल लग जाते हैं, तो इसीलिए उसको क्या कह सकते हैं, लाखों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं कि वो अचक्रीय है, जीवाश्म ईंधन। मानवीय क्या क्या है संसाधन, जैसे संरचनाएं और संस्थाएं। मात्रा एवं गुणवत्ता, मतलब क्या कितने क्वांटिटी में लोग हैं, जैसे काम करने वाले, मान लिया मजदूर है तो वो मात्रा हो गए, मान ले कि कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, तो वो गुणवत्ता जरूरी हो गया। तो ये जो टेबल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में आने के लिए। तो संसाधन को किस तरह से बांटा जा रहा है ये आप इसका ख्याल रखिए। तो प्राकृतिक होते हैं, मानवीय होते हैं, नवीकरणीय होते हैं, अनवीकरणीय होते हैं। नवीकरणीय में सतत अथवा प्रवाह वाले होते हैं, जैव होते हैं, और अनवीकरणीय में पुनः चक्रीय होते हैं, अचक्रीय होते हैं। मानवीय में संरचनाएं एवं संस्थाएं होते हैं, मात्रा एवं गुणवत्ता पे होता है। अब संसाधनों का विकास। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता, मतलब जीवन यापन के लिए क्या है, अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो संसाधन क्या है कि आपको जीवन यापन के लिए भी जरूरी है और जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की निःशुल्क देन है। परिणाम स्वरूप मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया, जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई। तो जब हम इसका ज़्यादा यूज कर लेंगे तो कुछ समस्या पैदा हो जाएगी। तो इसीलिए गांधी जी का अक्सर कहना था कि प्रकृति जो है हमारी सभी इच्छाओं की पूर्ति कर सकती है, लेकिन हमारे लालच को पूर्ति नहीं कर सकती है। उनका कहना था कि लाखों मनुष्य का इच्छाओं की पूर्ति प्रकृति कर सकती है, लेकिन एक भी मानव के लालच का पूर्ति नहीं किया जा सकता। तो अगर लालच आप करते हैं तो कुछ समस्याएं आते हैं। तो क्या क्या आते हैं, कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधनों का ह्रास हो जाता है। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों में, संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन, अमीर और गरीब में बंट गए। अब मान ले कि किसी को चावल न मिले, किसी को गेहूं न मिले, तो ये संसाधन का क्या हो गया, अयोग्य बंटवारा हो गया। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो गई है। बहुत सारे देश तो क्या हो गए हैं, डूब गए हैं। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बर्फ पिघल रहा है, तो कुछ तो पूरे के पूरे कंट्री ही गायब हो जा रहे हैं। तो वैश्विक परिस्थिति का संकट पैदा हो गया। भूमंडलीय तापन, इसमें ग्लोबल वार्मिंग क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है। ओजोन परत का अवक्षय, अब तो धीरे धीरे उसका बहुत हद तक उस मतलब ओजोन होल को भर लिया गया है, फिर भी ओजोन परत का हम लोग अवक्षय करते हैं। कैसे? तो जितने भी हमारे गाड़ी वगैरह जो चलते हैं, जितने भी हम पोल्यूशन करते हैं, वो क्या करते हैं, ओजोन परत जो ऊपर है उसको क्या करते हैं, क्षय कर देते हैं। पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण। भूमि निम्नीकरण का मतलब है जैसे साल्ट वाटर का उसमें आ जाना, या इतना ज़्यादा चराई कर देना कि उसका फिर से मतलब कि उस भूमि क्या हो जाएगा, बंजर हो जाना उसका, तो उसको कहते हैं भूमि का निम्नीकरण हो जाना। कल्पना करें यदि एक दिन तेल संसाधन समाप्त हो जाए, तब इसकी हमारी जीवन शैली पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो तेल अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ कार में ही यूज हो रहा है, तो नहीं, हर जगह यूज हो रहा है। तेल का इस्तेमाल हर जगह हो रहा है, बिजली बनाने में भी इस्तेमाल है। बहुत चीज़ों को तो स्टार्ट करने के लिए तेल का ज़रूरत है। हम उससे उभर रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरह से हम उभर नहीं पाए हैं। तो यह हमारे जीवन शैली पे बहुत बड़ा प्रभाव डालता है, और इसके संसाधन के समाप्त हो जाने से हो सकता है कि हमारा जीवन आधा अधूरा हो जाए या तो पूरी तरह ठप हो जाए। घरेलू और कृषि संबंधित अपशिष्ट को पुनः चक्रण करने के बारे में लोगों के विचार जानने के लिए अपने मोहल्ले अथवा गांव में एक सर्वेक्षण करें। घरेलू और कृषि, जैसे घरेलू कचरा या कृषि कचरा जो भी है, उस अपशिष्ट को जो भी आप छोड़ रहे हैं, उन अपशिष्टों को पुनः चक्रण करने पे विचार करें।
अथवा गांव में एक सर्वेक्षण करें, लोगों से प्रश्न पूछे कि उनके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले संसाधनों के बारे में वे क्या सोचते हैं। अगर उनको पहले संसाधन के बारे में पूछेंगे तो पहले बताना पड़ेगा कि संसाधन को आप किस तरह से सोचते हैं। आज वो भी क्या है, प्रॉफिट कमाने के पीछे भाग रहे हैं। बहुत ही कम गांव है जो सही है। तो इस तरह से हम लोग जैविक खेती की तरह धीरे धीरे भाग रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो संसाधन का हम जो अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, इससे भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, पर्यावरण का प्रदूषण हो रहा है। तो उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं, उनसे पूछ के आप उनके विचार जान सकते हैं। अपशिष्ट और उसके उपयोग के बारे में उनका क्या विचार है। तो पहले तो अपशिष्ट कम होते थे, अभी तो जला दिए जाते हैं, जिसके चलते बहुत ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। अपने परिणामों का समुचित चित्र तैयार करें। आप क्लास 10 में पहुंच गए हैं, तो आज जो भी उसके परिणाम होंगे, अगर अपशिष्ट को सही से नहीं किया जाएगा और पुनः चक्रण, तो क्या उसका परिणाम होगा, इसका एक समुचित चित्र बनाएं। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधन का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। अगर कुछ ही व्यक्ति बार बार संसाधनों का दोहन करते रहेंगे तो पृथ्वी का भविष्य ही क्या पड़ जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। तो योजना क्या है, जरूरी है। सतत अस्तित्व, सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास, जिसको क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। और आज के डेट में उसका गोल भी हो गया SDG गोल। आप इसके बारे में, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कहीं सर्च करके भी इसको जान सकते हैं। कभी किसी वीडियो में हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो देखिए अब क्या है, सतत पोषणीय विकास क्या है। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो, ज़्यादा से ज़्यादा बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए विकास हो, और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे। मतलब भविष्य में जो लोग और जुड़ेंगे इस पृथ्वी पे, वो भविष्य में ऐसा ना हो कि उनको लगे कि हमारे दादा परदादा ने सारे पर्यावरण को नष्ट कर दिया है और उन्हें कष्ट हो। तो इसलिए नष्ट ना करें और कष्ट ना हो, इसलिए भावी पीढ़ियों की आवश्यकता को भी पूरा करें। तो उसको कहते हैं सतत पोषणीय आर्थिक विकास। मतलब ऐसा विकास जिसमें हम पर्यावरण को निम्न स्तर पे क्षति पहुंचाते हैं और भविष्य के लोगों के लिए सुरक्षित रखते हैं, और समय के साथ उसको फिर से मतलब कि डेवलप होने का समय देते हैं। एक हुआ था सम्मेलन रियो डी जेनेरियो, ये कहाँ है, ब्राज़ील में है। यह 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन। जून 1992 में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डे जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन, यह प्रथम था, क्या था, फर्स्ट था, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। वहाँ पे लोग एक साथ जुड़े, सारे कंट्री के राष्ट्राध्यक्ष, मतलब हर एक राष्ट्र के अध्यक्ष, और ब्राज़ील शहर रियो डे जेनेरियो में ये सोचे कि पृथ्वी का पर्यावरण का संरक्षण किस तरह से किया जाएगा और उस समस्या अगर है तो उसका क्या हल है। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता, ये दो वर्ड ज़रूर याद रख लीजिए, एक ग्लोबल वार्मिंग और एक बायोडाइवर्सिटी। तो ये दो पहलू पे सबसे ज़्यादा चर्चा हुआ, पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों, फॉरेस्ट प्रिंसिपल पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की। तो ये दो चीज़ जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये जो है आपके सिर्फ क्लास 10 की कक्षा के एग्ज़ाम के लिए नहीं, आगे आने वाले किसी भी कंपटीशन, चाहे वो UPSC हो, चाहे BPSC हो, चाहे MPPSC हो, चाहे UPPSC हो, सभी के लिए ये सब
किताब से जरूर उठा के क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दो चीज़ों पे ज़्यादा घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर किया गया, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, और जैविक विविधता बायोडाइवर्सिटी पे। उसी सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांत पे भी सहमति हुआ और एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान हुआ। अब एजेंडा 21 क्या है? अगर आप इसको यहीं पे ख़त्म कर लेंगे ये सब थ्योरी को, तो जब कंपटीशन का आप तैयारी करेंगे तो इन शब्दों से आपको अपरिचित जैसा महसूस नहीं होगा। यह एक घोषणा है। क्या है? यह घोषणा है जो 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, जिसको यूएनसीईडी कहते हैं, यूएन माने संयुक्त राष्ट्र और पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसको क्या किया गया? हर एक राष्ट्र के अध्यक्ष इसको स्वीकृत किए। क्या था इसमें? इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। क्या है? भूमंडलीय सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को विकसित करना है। यह एक कार्यसूची है। क्या है? घोषणा भी है और एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा, एकलौता आदमी का सहयोग या एक कंट्री का सहयोग से यह संभव नहीं है, विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। हर एक स्थानीय निकाय का अपना अपना प्रॉब्लम हो सकता है, उसको हल करने के लिए एजेंडा 21 अपना तैयार करे, जिसमें सभी का समान हित हो, पारस्परिक आवश्यकता हो और सम्मिलित जिम्मेदारियां हो, जिससे पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना हो। तो ये जो 3 पॉइंट दिया है कि पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोग, इसको जरूर आप याद रखें। संसाधन नियोजन क्या है? संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। अगर आप संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग के लिए कोई नियोजन बनाते हैं तो वो क्या है? एक सभी के लिए मान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है और यह और भी महत्वपूर्ण है, तो इसलिए यहाँ तो संसाधन नियोजन बहुत ही ज़रूरी है। चूँकि यहाँ का भारत का जो है, भारत अपने आप में क्या है? एक बहुत सारे देशों का सम्मिलित रूप है। यहाँ पे बहुत अधिक विविधता है, तो इसलिए यहाँ पे संसाधन का नियोजन मतलब विवेकपूर्ण उपयोग बहुत ज़रूरी है। यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। तो कहीं प्रचुरता भी है तो कहीं कमी भी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं। कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जो अपने आप में संसाधन, उनके यहाँ हर तरह के संसाधन हैं और वे आत्मनिर्भर हैं। और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है, जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज और कोयले के क्या हैं? प्रचुर भंडार हैं। झारखंड से बहुत ज़्यादा बोकारो हो गया, वहाँ बहुत ज़्यादा, मतलब कि आप देखिएगा झारखंड का आधा क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का आधा क्षेत्र, कोरबा हो गया, रायगढ़ हो गया, रायपुर हो गया, ये सब क्या है? बहुत ज़्यादा जो इसके आस पड़ोस के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें संसाधनों का क्या है? प्रचुर भंडार है। अरुणाचल प्रदेश जो है उसमें जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसका जल कहाँ से आता है? ब्रह्मपुत्र से। परंतु मूल विकास की कमी है, लेकिन वहाँ क्या है? विकास नहीं है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है, लेकिन जल संसाधनों की कमी है। लद्दाख का जो क्षेत्र है शीत मरुस्थल है जहाँ पे अलग थलग पड़ जाता है। यह देश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, मतलब यहाँ बौद्ध मठ, टेम्पल, बहुत सारे लोग यहाँ शांति के लिए जाते हैं, तो ये सांस्कृतिक विरासत है। तो आप इसको बना सकते हैं। तो अगर बनाएंगे तो जहाँ पे आप खनिज और कोयला के लिए क्या है? खनिज और कोयला के लिए 3 स्टेट बहुत ज़्यादा है। झारखंड, उसमें आप उड़ीसा भी रख सकते हैं, झारखंड हो गया,
मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और उड़ीसा। ये 4 स्टेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है खनिज और कोयला में। वहीं जल संसाधन में क्या है, अरुणाचल प्रदेश इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे प्रचुर मात्रा में है। वहीं पे पवन और सौर ऊर्जा में राजस्थान अग्रणी है। वहीं पे लद्दाख क्या है, लद्दाख में सांस्कृतिक विरासत है। तो ये सब क्षेत्र सब अलग अलग जगह से हैं और सब में अलग अलग कमी है और कहीं प्रचुरता है, परंतु यहाँ जल आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। कहाँ, लद्दाख में। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक, स्थानीय स्तर पे संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। तो राष्ट्रीय स्तर पे भी जरूरी है, प्रांतीय स्तर पे भी जरूरी है, प्रादेशिक स्तर पे भी, स्थानीय स्तर पे भी संसाधन नियोजन की क्या है, आवश्यकता है। अपने राज्य में पाए जाने वाले संसाधनों की सूची तैयार करें। आप जिस भी राज्य में रहते हैं वहाँ के संसाधनों की सूची तैयार करें और जिन महत्वपूर्ण संसाधनों के आपके राज्य में कमी है उसकी भी पहचान करें। भारत में संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें निम्नलिखित सोपान है, मतलब बहुत सारा क्या है, हायरार्की है ना। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना, इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना एवं मापन करना जरूरी है। अब कहीं पे संसाधन तो है, मात्रा में कम है, कहीं पे संसाधन तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उसका क्वालिटी क्या है, गुण उसमें कम है, उसको रिफाइन करने में बहुत मेहनत है। तो ये हो सकता है एक एक सोपान, ये हो सकता है। संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना, ये भी एक क्या है, एक पॉइंट है। संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। ऐसा नहीं हो कि संसाधन का कहीं कमी है तो राज्य कुछ और चाह रहा है और राष्ट्र स्तर पे उस राज्य से कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और चाह रही हो, तो नहीं, उनके बीच में भी समन्वय जरूरी है। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना अब समाप्त हो गया से ही प्रयास किए गए। समुदाय भागीदारी की सहायता से समुदाय, ग्राम पंचायत, वार्ड स्तरीय समुदायों द्वारा आपके आसपास के क्षेत्र में कौन से संसाधन विकसित किए जा रहे हैं, इसको यहाँ पे आप लिखिए। आपके क्षेत्र में अगर कुछ डेवलप होगा, जैसे सोलर पैनल लग रहा है, कहीं पे थर्मल पावर प्लांट लग रहा है, कहीं पे न्यूक्लियर पावर प्लांट लग रहा है, तो आपके समुदाय, ग्राम पंचायत, वार्ड स्तरीय समुदाय आपस में कैसे संसाधन को विकसित कर रहे हैं उसको यहाँ पे लिखना है। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। तो यहाँ पे ही क्या बनता है, यहीं पे क्या बनता है, ट्रायंगल, जिसके बीच में क्या है, मानव, और यहाँ पे टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आपका हो गया संसाधन, मतलब कि जितने भी हमारे संसाधन हैं, चाहे वो लो हो, यस्क हो, चाहे कोयला हो, चाहे कुछ भी हो, और यहाँ पे संस्था। तो ये जरूरी है। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। जैसे भूटान, वहाँ पे संसाधन समृद्ध हैं लेकिन आर्थिक रूप से वह क्या, पिछड़ा हुआ है। भारत उसको टेक्नोलॉजी के रूप में मदद करते रहता है। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित है, जैसे जापान। जापान क्या है, संसाधन का वहाँ कमी है लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से विकसित है। क्या आप संसाधन संपन्न परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े और संसाधन विहीन परंतु आर्थिक रूप से विकसित प्रदेशों के नाम बता सकते हैं? ऐसी परिस्थिति होने के कारण बताएं। और ऐसी परिस्थिति क्यों होती है? लेकिन जहाँ पे भी मानव को संसाधन समझा जाएगा वहाँ पे और संसाधन का कमी होते हुए भी वह क्या हो सकता है, आर्थिक रूप से विकसित हो सकता है। लेकिन जहाँ पे संसाधन जैसे लोहा, कोयला, यस्क, ये सब की प्रचुरता है लेकिन वहाँ मानव संसाधन का कमी है,
मानव का डेवलपमेंट कमी है तो फिर वह संसाधन होते हुए भी पिछड़ा हो जाएगा आर्थिक रूप से। तो ये मानव इसमें क्या है, दोनों में जरूरी चीज़ है। जहाँ पे मानव को संसाधन समझा जाएगा वह देश कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा। भारत में अभी पूरी तरह से मानव को संसाधन नहीं माना जा रहा, इसीलिए ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत कम हो रहा है। तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप पढ़ेंगे, जब आप लिखेंगे, आप सही से आगे बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी का ज्ञान हासिल करेंगे, तो फिर आपको भी क्या हो जाएगा, आपका देश भी, हमारा देश, आपका देश क्या होगा, आगे बढ़ेगा। उपनिवेशन का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण रहा। भारत पे भी आक्रमण क्यों हुआ, अफ्रीका पे भी क्यों आक्रमण हुआ, चूंकि यहाँ संसाधन संपन्न देश था ये। उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया। अगर हम लोग जल नौका या कहिए कह सकते हैं कि मतलब कि जल फोर्स में अगर हम लोग बहुत डेवलप होते तो हमारे यहाँ इतने ब्रिटेन से आके, बाहर से आके लोग हम पे शासन नहीं करते। लेकिन हमने अपने आप को जल से दूरी बना के रखा, जिसके चलते हम क्या हुए, गुलाम हुए तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकता है जब वहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाए। उपनिवेशन के विभिन्न चरणों में भारत में ने इन सब का अनुभव किया। अतः भारत में विकास सामान्यतः तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं था, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता, ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। संसाधनों का संरक्षण कैसे करेंगे? संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपभोग, जैसे हम लोग लोहा का इस्तेमाल करते हैं लेकिन स्क्रैप पार्ट के रूप में उसको फेंक देते हैं और जापान उसी को कम दाम में खरीद के उसी को रिफाइन करके हमको बहुत महंगे दामों पे बेचता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, विवेकहीन उपभोग कर रहे हैं। अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती है। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल से इन संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। उदाहरणार्थ गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की है। देखिए, जो मैंने बोला उसी को नीचे लिखा भी है। हर एक के पास, हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। तो पेट और पेटी, हमारा आवश्यकता और लालच, ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट है। अगर ये दोनों से आप दूर, लालच से दूर रहेंगे, आवश्यकता की सिर्फ पूर्ति करेंगे, पेट को भरेंगे, पेटी को नहीं, तो संसाधन का हरासमेंट नहीं होगा। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे। वो नहीं चाहते थे कि बड़े बड़े प्लांट बैठे और उससे ज़्यादा उत्पादन हो ताकि हम ज़्यादा उपभोग करें। वो चाहते थे जितना उत्पादन करें उतना ही उपभोग भी करें। इसके स्थान पे अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। वो मतलब कभी भी किसी भी बड़ी बड़ी कंपनियां खोलने के, मल्टीनेशनल कंपनी के विरुद्ध थे। वो क्या थे? वो ग्रामीण विकास के लिए अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की। तत्पश्चात 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की। 1987 में ब्रुटलैंड आयोग रिपोर्ट, ये सब इम्पोर्टेंट है। कौन आयोग का रिपोर्ट कहाँ से आया, क्या दिया, ये सब, क्लब ऑफ रोम, ये सब आगे के कंपटीशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 1987 में ब्रुटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना प्रस्तुत की
और संसाधन संरक्षण की वकालत की। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड है, आवर कॉमन फ्यूचर नामक शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डे जनेरो ब्राज़ील में जो 1952 में जो ऊपर पढ़ चुके हैं पृथ्वी सम्मेलन भी है। तो ये जो हमारा साझा भविष्य और पृथ्वी सम्मेलन में लिया गया निर्णय, ये मिला के काफ़ी ज़्यादा संसाधन संरक्षण पे काम किया गया। भू संसाधन, हम भूमि पे रहते हैं, इसी पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। अतः भूमि एक महत्वपूर्ण क्या है? भूमि क्या है? एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। अगर आपने मेरा ये लेक्चर देखा होगा जो गंगा के प्लेन में डेवलपमेंट हुआ, तो प्लेन ही वहाँ पे इम्पोर्टेंट था। वहाँ पे फर्टाइल लैंड का होना और वहाँ पे लौह अयस्क का मिलना मानव सभ्यता के विकास की कड़ी बनी। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भूमि ही भूमि दिख रहा है सब जगह, तो ये एकदम मतलब कि असीमित संसाधन नहीं है। अगर भूमि का निम्नीकरण हो गया तो आप उसमें कोई भी फसल उपजा नहीं सकते। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है। क्या है? 43% क्षेत्र भू क्षेत्र मैदान है, जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है। वे कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं। अगर आपने ज्योग्राफी की पुस्तक पढ़ी होगी क्लास 6 में 7 में, तो आपने पढ़ा होगा कि हिमालय का 3 पार्ट है, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। और हिमाचल में तो काफ़ी ज़्यादा क्या है, पर्यटन क्षेत्र विकसित हुए हैं। शिमला, कुल्लू मनाली ये सब हो गए, दार्जिलिंग हो गए। तो ये सब वीडियो आपने पीछे देखा होगा तो आपको पता होगा। पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है ये सब। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है और इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। जो आपका झारखंड में जितने भी हैं वहाँ भी क्या है, पठारी क्षेत्र में ही कोयला निकलते हैं, उसी के आसपास के क्षेत्र में कोयला निकलते हैं और वहाँ का क्षेत्र काफ़ी क्या है, संसाधन परिपूर्ण है। मतलब प्रचुर मात्रा में वहाँ पे कोयला और बहुत सारे लौह अयस्क मिलते हैं। तो देखिए ये दिखाया गया कि पठार है, ये 43% मैदान है और ये पर्वत है। ठीक है, इसी में पर्वत, पठार और मैदान के बीच में ही नदियाँ वगैरह भी है। भू उपयोग, भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है, जैसे वन, कृषि के लिए भूमि, कृषि भी चाहिए इस पे, वन भी चाहिए इस पे। बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, कृषि के लिए उपलब्ध भूमि में भी क्या है, बंजर और कृषि अयोग्य भूमि भी हो सकते हैं। गैर कृषि परियोजनाओं में लाई गई भूमि, जैसे इमारतें, सड़क, उद्योग बना दिए गए, अब वो कृषि योग्य भूमि होंगे और उस पर इमारत बन गया, सड़क बन गया, उद्योग बन गया, तो उस भूमि का इस्तेमाल खत्म हो गया। प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि जैसे अस्थायी चारागाह, गोचर भूमि, विविध वृक्षों, वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। जहाँ पे भी कृषि हो रहा है उसको छोड़ के जो प्रति भूमि है उसको क्या कहेंगे, अन्य कृषि अयोग्य भूमि कहेंगे, जिसमें चारागाह आएगा, गोचर भूमि आएगा, बहुत सारा पेड़ पौधा अगर आपने अपने घर के आसपास लगाया वो आ जाएगा, वृक्ष फसल हो जाएगा और उपवनों के अधीन भूमि हो जाएगा। प्रति भूमि में वर्तमान प्रति जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती न की गई हो, मतलब अगर 1 साल से ऊपर अगर खेती नहीं किया गया है तो वो क्या हो गया है, प्रति हो गया। वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि या पुरातन प्रति जहाँ 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती ना की गई हो,
लेकिन अगर 5 साल मतलब 1 साल से ज़्यादा अगर नहीं किया गया है तो वह क्या हो गया, पुरातन पर्ती हो गया। और 1 साल के जस्ट अंदर आ रहा तो वर्तमान पर्ती हो गया, मतलब कुछ ही समय पहले इसको पर्ती छोड़ा गया होगा। शुद्ध या निवल बोया गया क्षेत्र वह भूमि है जिस पे फसलें उगाई एवं काटी जाती है, वह शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है। तो ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है, जो डिफिनीशन के लिए जरूरी है, कहीं भी पूछा जा सकता है कि सकल कृषित क्षेत्र क्या है। तो एक वर्ष में अगर अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है। तो देखिए इस तरह का क्षेत्र है, जैसे वन हो गया, ये क्या हो गया, वन हो गया। बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, तो ये बंजर भूमि हो गया। गैर कृषि परियोजनाओं के अंतर्गत क्षेत्र, तो ये गैर हो गया। अस्थाई चारागाह, अस्थाई चारागाह हो गया यहाँ पे। विविध वृक्ष, वृक्ष फसल तथा उपवन वगैरह वाला क्षेत्र हो गया ये। कृषि योग्य बंजर भूमि, ये बंजर भूमि ये भी है लेकिन कृषि योग्य है, क्या है, कृषि योग्य है। प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य पुरातन पर्ती, ये पुरातन पर्ती होगी, ये भी अब इसमें दे रहा है, ये पुरातन पर्ती हो गया। वर्तमान पर्ती ये हो गया। शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या हो गया, ये हो गया। तो ये शुद्ध बोया गया क्षेत्र हो गया। तो इस तरह से 2 पार्ट में इसको बांट दिया गया और इसमें सारा आपको समझ में आ रहा होगा। ये कहाँ से लिया गया, तो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्म्स वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2023 से लिया गया। तो देखिए इसमें क्या है, 5 क्षेत्र को इसमें ज़्यादा दिखाया गया, कुछ कुछ क्षेत्र को छोड़ दिया गया है, ठीक है। वन को दिखाया गया है, बंजर भूमि को दिखाया गया है, गैर कृषि परियोजनाओं के अंतर्गत क्षेत्र को दिखाया गया, स्थायी चारागाह को दिखाया गया, इसमें भी कुछ ही को दिखाया गया, सारे को नहीं दिखाया गया। भारत में भू उपयोग प्रारूप, भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति क्या है, जलवायु क्या है, मृदा के प्रकार क्या है, मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व क्या है, प्रौद्योगिकी क्षमता क्या है, संस्कृति क्या है, परंपराएं क्या है, ये सब निर्धारित करते हैं कि भूमि का उपयोग कैसे किया जाएगा। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु उसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांत में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। असम के बारे में क्यों जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मतलब कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो सूचित ही नहीं किए गए। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के मतलब जो पाक और चाइना ऑक्यूपाइड क्षेत्र हैं उसके भी सर्वेक्षण नहीं हुआ है। तो ऊपर वाला जो पार्ट ऐसे देखते हैं जिसमें पीओके वाला ये पार्ट है, ये पार्ट का पूरा सर्वेक्षण नहीं हो पाता है, तो उसका डाटा भी नहीं है। इस तरह से क्या हो जाता है कि 7% का डाटा कम से कम अवेलेबल नहीं है। भू उपयोग के दो वृत्त चित्रों की तुलना करके पता लगाइए कि 1960-61 और 2019-20 के बीच शुद्ध बोए गए क्षेत्र और वनों के अंतर्गत भूमि में बहुत सीमित परिवर्तन ही क्यों आया। ये क्या है, ये 1960-61 का है और ये क्या है 2019-20 का है। तो इसमें देखिएगा कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र थोड़ा सा ही बढ़ा और वन भी क्या है थोड़ा सा ही बढ़ा है। वन तो फिर भी ठीक ठाक बढ़ा है, लेकिन ये शुद्ध बोया गया क्षेत्र बहुत कम बढ़ा है। तो इसकी तुलना करके आपको बताना है कि कुछ ही सीमित परिवर्तन क्यों आया है। तो क्या है कि भूमि का मतलब कि लोग जो हैं उपजाऊ भूमि को बढ़ा नहीं पाए, मतलब परती भूमि से हम लोग उपजाऊ भूमि में कन्वर्ट नहीं कर पाए, लेकिन कुछ परती भूमि या कृषि योग्य बंजर भूमि
ये सब में वन लगा पाएँ। अस्थाई चारागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। अब ये देखिए, अस्थाई चारागाह जो है ये वाला पार्ट है, ठीक है। अभी इसमें क्या हुआ है, इसमें भी कमी हुआ है, इसमें भी कमी हुआ है, ये घटा है। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे, इसके क्या परिणाम होंगे। वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि उपजाऊ अनुपजाऊ है और इन पे फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है। प्रति भूमि जितने भी हैं उस पर कृषि लागत क्या है, ज़्यादा है, इसलिए उस पर लोग फसल उपजा ही नहीं पा रहे। अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है। यदि इसे शुद्ध निविल बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है तब भी भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पे ही खेती हो सकती है। मतलब खेती का जो पार्ट है वह 45.64 से 54% तक मान लिया जाता है। जो वो अन्य प्रति भूमि जो अनुपजाऊ है उसमें अगर 2-3 बार में 1 बार या 2 बार अगर बोया जाता है तो शुद्ध निविल बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। पंजाब और हरियाणा में जहां 80% भूमि पे खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र बोया जाता है। तो ये भी क्या है, हर एक राज्य में अलग अलग है। इन राज्यों में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के कम अनुपात के लिए उत्तरदायी कारणों को ज्ञात कीजिए। तो क्या है, ये सब कारण में क्या है कि पानी से डूब जाना, मतलब वहाँ पे मतलब कि लोग क्या है खेती के प्रति जुझारूपन भी नहीं है, रुझान भी नहीं है खेती के प्रति। तो ये सब कारण हो सकता है। पंजाब हरियाणा में खेती करना लाभदायक है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाइब्रिड बीज का यूज करके वहाँ लोग खेती क्या है फलदायक दे रहे हैं। तो जब अगर खेती से कोई लाभ नहीं होगा तो वहाँ पे खेती कम किया जाएगा। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित। मतलब कहता है कि अगर राष्ट्रीय वन नीति कहता है कि अगर आपके भौगोलिक क्षेत्र में 33% पे वन है तो अच्छा है, जिसकी तुलना में वन के क्षेत्र काफ़ी कम है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अगर आपका पर्यावरण को शुद्ध रखना है, आपको पर्यावरण को संतुलित रखना है तो आपको 33% वन चाहिए। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस भूमि पर निर्भर करती है। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि, अब मतलब जो भूमि का उपयोग कर रहे हैं उसका एक भाग क्या है बंजर भूमि, दूसरा गैर कृषि परियोजनाओं में लाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में क्या क्या आ रहा है, तो पहाड़ी, चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल है। गैर कृषि परियोजनाओं में लाई गई भूमि में बस्तियां, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग इत्यादि आते हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करना एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। तो क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि न तो हम भूमि संरक्षण कर रहे हैं और न ही उसका प्रबंधन कर रहे हैं और न ही उसका उपयोग सही तरीका से कर रहे हैं। इसके कारण समाज और पर्यावरण पे गंभीर आपदा आ सकती है। भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी भी इस भूमि का उपयोग करेगी। एक तो हमारे पूर्वज भी यूज करते थे, भावी पीढ़ी भी यूज करेगी। तो हमको इस तरह से इसका यूज करना है कि आने वाले भावी पीढ़ी को भूमि निम्नीकरण करके हम ना दें। इसलिए भूमि संरक्षण और प्रबंधन दोनों जरूरी है। हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। तो रोटी, कपड़ा और मकान क्या है, जरूरी है। मानव क्रियाकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिला है। मतलब एक तो मानव तो कर ही रहा है और मानव के क्रियाकलाप के कारण प्राकृतिक भी क्या कर रहा है, उसको भूमि को निम्नीकरण कर रहा है। कुछ मानव क्रियाएं कैसे है, जैसे वन का उन्मूलन कर देना, अति पशुचारण कर देना, खनन करना और खनन का जो अपशिष्ट है उसको वहीं पे छोड़ देना, जिसके कारण भूमि का निम्नीकरण हो रहा है।
खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। हम अभी ऊपर बोले कि खदान को क्या कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है, खोद के उससे संसाधन निकाल लिया गया, फिर उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया। तो वो क्या है, गहरी खाई और मलबे के साथ है, जिसके कारण भूमि का निम्नीकरण हो गया। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वन उन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना। अब संसाधन निकालना है तो क्या है, वहाँ से मतलब कि वन का क्या कर दिया गया, कटाई कर दिया गया है। तो ये सब भी कारण है जिसके चलते क्या हो रहा है, भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण, मतलब वहाँ पशु ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा पशुचारण किया जा रहा है, जिसके चलते भूमि का निम्नीकरण हो गया है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई क्या कर रहा है, भूमि का निम्नीकरण का कारण बन रहा है। तो अति सिंचन से उत्पन्न जलाक्रांतता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। अगर हमको पता है, साइंस आपने पढ़ा होगा, तो अगर आप भूमि को ज़्यादा देर तक पानी से पटा देंगे तो वो क्या होगा कि भूमि के बीच में जो एयर गैप है वो ख़त्म हो जाएगा। और पेड़ क्या है, सांस उसी सॉइल के एयर से लेता है, ना कि बाहर के एयर से लेता है, लेकिन सॉइल के एयर से ज़्यादा लेता है। तो क्या हो जाएगा, भूमि का निम्नीकरण हो जाएगा और उसमें क्या होगा, कोई भी फसल हो नहीं पाएगा, जिससे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। तो आपने अगर वीडियो देखा होगा तो आपने ये भी देखा होगा कि अगर एसिडिटी बढ़ गया है, साइंस के बुक में आपने देखा होगा कि सॉइल में अगर एसिडिटी बढ़ गया या अल्कलिनिटी बढ़ गया है तो उसका ट्रीटमेंट करना जरूरी है, जो महंगा पड़ता है। खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मृदा बर्तन उद्योग में मृदा बर्तन, मतलब जो मिट्टी के जो बर्तन हैं उसमें चूने और सेलखड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित हो रही है। तो एक तो हम भूमि का निम्नीकरण कर ही रहे हैं और उद्योग लगा के हम लोग क्या कर रहे हैं, वायुमंडल को भी क्या कर रहे हैं, ज़्यादा विसर्जित करके उसको भी पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है, धूल की परत जब भूमि पे जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे ही भूमि पे कोई धूल आके जम जाएगा तो चूंकि धूल के बीच में एयर गैप कम होता है, तो जो मृदा का जल सोखने का क्षमता है वह क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाले अपशिष्ट, आज भी कानपुर से, चमड़ा उद्योग से जितने भी अपशिष्ट आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, भूमि के साथ साथ जल को भी प्रदूषित कर रहे हैं। तो देखिए, भूमि निम्नीकरण का अगर यहाँ पे कारण लिखें तो सबसे पहले क्या है कि हम लिखेंगे कि जहाँ पे वनों उन्मूलन हो गया है। क्यों? चूंकि खनन करना था। कहाँ कहाँ? तो झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब राज्य हैं जिसमें खनन करने के लिए वन का क्या कर दिया गया, उन्मूलन कर दिया गया। फिर अति पशुचारण कहाँ हो गया। इस तरह से इन नोट्स बनाने का आदत आपको होना चाहिए। तो कहाँ कहाँ है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। फिर और क्या है, अधिक सिंचाई का होना, जलाक्रांतता होना, वाटर का लॉगिंग हो जाना, जिससे क्या हो जाता है, उससे भी भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। ये कहाँ पे हो रहा है, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये सब क्षेत्रों में अधिक सिंचाई हो रहा है। और अगर आप बोले कि उद्योग से निकलने वाले धूल,
धूल के चलते भी क्या हो रहा है, भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। जैसे चूना, सेलखड़ी, इस सब का अगर पीसते हैं तो क्या होता है कि धूल जो उड़ता है वो मृदा पे जाके बैठ जाता है और उसके सोखने की क्षमता को अवरुद्ध कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके बीच का एयर गैप जो है वो क्या हो जाता है, फील हो जाता है। मतलब कि उसके बीच में जो हवा है वो समाप्त हो जाता है, जिसके चलते इतना क्लोज कॉम्पैक्ट हो जाता है धूल कि नीचे पानी नहीं जा पाता। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके हैं। जिस सबसे पहला काम तो है वन का रोपण करना, चारागाहों को उचित प्रबंधन करना, मतलब अति पशुचारण से रोकना और वहाँ पे उसको उगने का मौका देना। इसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। पेड़ों की रक्षक मेखला बनाना, मतलब पेड़ लगा दिए ताकि हवा उवा से मृदा ना उड़ जाए। पशुचारण नियंत्रण करना, रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया। रेतीला अगर टीला कहीं बन गया है तो उसको बढ़ने से रोकने के लिए वहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, कांटेदार झाड़ियाँ लगाना पड़ेगा। भूमि कटाव की रोकथाम करना सूक्ष्म क्षेत्रों में की जा सकती है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण, खनन पे भी नियंत्रण करना पड़ेगा। औद्योगिक जल को भी परिष्करण के पश्चात ही विसर्जित करना पड़ेगा, मतलब पहले उसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर जब तक आप वाटर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, आपको नदी में पानी छोड़ने के लिए या किसी भूमि पे पानी छोड़ने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। इस प्रकार जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। मृदा संसाधन, मृदा क्या है, एक संसाधन है। मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का क्या है, माध्यम है, जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीवित तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच, जनक सेल, स्तनस्तर सेल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ तथा समय पर मुख्य कारक हैं। तो आप देखेंगे कि जी किस तरह से, मान ले कि कोई बहुत बड़ा पत्थर है, उसमें कोई दरार आ गया, उसमें पानी भरा, फिर वो पानी सूख गया, फिर उसमें धूप पड़ा, फिर वो चटक गया, फिर उसमें पानी पड़ा। इस तरह से करते करते क्या होता है कि वो जो पहाड़ी चट्टान है वो धीरे 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 टूट टूट के छोटे छोटे कंकड़ों में हो जाते हैं। फिर बहुत सारा ऐसा कारक है जो धीरे धीरे उसको छोटा करते करते मृदा बनता है। लेकिन ये प्रक्रिया, मतलब कुछ सेंटीमीटर मृदा बनने में ही लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो मृदा भी एक क्या हो गया, संसाधन हो गया। प्रकृति के अनेक तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनद, अपघटन प्रक्रियाएं मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान करते हैं। तो ये जो है मृदा बनने की प्रक्रियाएं काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। किस तरह से चट्टान टूटता है और धीरे 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 मृदा के रूप में बनता है। उसमें रासायनिक प्रतिक्रिया भी होता है और क्या होता है, भौतिक प्रतिक्रिया भी होता है। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। मृदा जैव, जो उसमें ह्यूमस है, जैसे मान ले कि कुछ कीट कीटाणु मरा, कोई पेड़ सड़ा गला, तो उससे क्या मिलेगा, ह्यूमस मिलेगा। और अजैव, दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है मृदा जो है, दोनों प्रकार। अजैव में क्या हो गया, क्या उसका कितना ज़्यादा उसका मतलब कि साइज है, क्या शेप है, क्या साइज है, वो सब भी इम्पोर्टेंट है। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, उनके गहराई, गठन, आयु एवं रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पे भारत की मृदाओं को निम्नलिखित प्रकार है। मृदा का भी बहुत सारा प्रकार हो गया। ऊपरी सनस्तर की मृदा, उप मृदा, अपक्षयित चट्टान, बालू, गाद, सिल्ट और मृतिका। इसमें क्या है, साइज थोड़ा बड़ा होगा, इसमें क्या है, थोड़ा और बड़ा होगा। अधस्तरीय अपक्षयी आधारित चट्टानें, और यहाँ तो बड़े बड़े टुकड़े हैं, है ना, ये सब सब टुकड़ा ही दिखाया गया। तो मृदा का वर्गीकरण क्या है, भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच भू आकृतियाँ, जलवायु और वनस्पतियाँ पाई जाती है। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई है। जैसे पहला मृदा है जलोढ़ मृदा। यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान मतलब गंगेटिक प्लेन क्या है, जलोढ़ मृदा से बना है। यह मृदाएं हिमालय की तीन महत्वपूर्ण नदियां सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बना है। मतलब सिंधु नदी, गंगा नदी
और फिर ब्रह्मपुत्र नदी मतलब सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये तीनों से बना है। गंगा इधर बह के आती है, ये अरब में गिर जाती है, सिंधु तंत्र हो गया, और ये दोनों आपस में मिलके फिर मतलब पश्चिम बंगाल से होते हुए कहाँ चल जाती है, बांग्लादेश चल जाती है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी हो गया। तो ये सब नदी के निक्षेपों से ही यह मृदा बना। एक संकरे गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली। अब ये जो सिंधु का है वो संकरा है, मतलब थोड़ा सा ही है राजस्थान और गुजरात में। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब भी जो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब भी नदियाँ क्या है, डेल्टा बनाते हैं और जलोढ़ मृदा से बने हैं। क्या बने हैं? जलोढ़ मृदा से बने हैं। तो गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये सबसे क्या है, जलोढ़ मृदा बना। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में, नदी के मुहाना जहाँ नदी जाके सागर में मिल रहा है, वहाँ से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता जाता है। चूँकि धीरे धीरे आते आते वो मृदा का जो कण है वो टूटते, रगड़ाते, टूटते फूटते वो छोटा हो जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भंग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं मिलेगी। तो ये टेक्निकल बात है कि जैसे जैसे नीचे जाएगा, जैसे जैसे मोटा कण टूटते चला जाएगा और वो छोटा होते चला जाएगा। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पे बने मैदानों द्वारा चो क्षेत्र और तराई में आमतौर पे पाई जाती है। तो चो क्षेत्र भी उसको कहते हैं जो पर्वतों की तलहटी पे बनते हैं। कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं दो प्रकार की होती है। अब जलोढ़ मृदा कुछ नया हो सकता है, कुछ पुराना हो सकता है। तो पुराना जलोढ़ को बांगर कहते हैं और नया जलोढ़ को खादर कहते हैं। तो बांगर और खादर ये याद रखना है। बांगर मृदा में कंकड़ गंतरियों की मात्रा ज़्यादा होती है। बांगर मृदा पुराना जलोढ़ है, तो इसके ऊपर का पार्ट जो होगा नया होगा, नीचे का पार्ट पुराना होगा। तो जो बांगर है, जो पुराना है, उसमें कंकड़ पत्थर ज़्यादा होगा। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। ये पानी का ऊपरी पार्ट से लाया गया पार्ट है। जैसे ये मान लिया गंगा नदी अभी यहाँ फ्लो कर रही है, गर्मी के दिनों में इसके बीच में फ्लो करेगी, तो ये जो मृदा बन गया, ये क्या बन गया, ये बन गया खादर। क्या बन गया? खादर। तो ये जो पार्ट बना ये खादर है और नई मृदा, और इसका कण क्या है, महीन है। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है। तो ये भी याद रखना है कि जलोढ़ मृदा किस किस चीज़ से युक्त होती है, तो पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त, जो इनके गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। तो गन्ना, दलहन से लेके दलहन तक यहाँ पे क्या होता है, खेती की जाती है। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। ये यूपी का क्षेत्र, बिहार का क्षेत्र हो जाए, तो ये सब क्षेत्र क्या है, गहन कृषि किया जाता है। यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। यहाँ पे गंगा के फर्टाइल लैंड के पास क्या है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक क्षारीय होती है। जहाँ पे सूखा क्षेत्र है, जहाँ पे पानी कम पड़ रहा है, वहाँ की मृदाएं क्या होती है, क्षारीय होती है। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। तो क्षारीय को अगर करना है सही, तो उसमें क्या मिलाना पड़ेगा, एसिड मिलाना पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगा, मृदा नॉर्मल हो जाएगा, और फिर उसका सही से सिंचाई करके वहाँ पे पैदावार बढ़ाया जा सकता है। काली मृदा, इन मृदाओं का रंग काला है। इन्हें रेगर मृदाएं भी कहते हैं। जैसे बांगर और खादर पुरानी जलोढ़ का दो पार्ट हो गया, उसके बाद काली मृदा को रेगर मृदा भी कहते हैं। काली मृदा कपास की खेती के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, खेती के लिए उचित समझी जाती है और काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार, बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाया जाता है। तो ये हो गया दक्कन पठार और इसका उत्तर पश्चिमी भाग, इसलिए गुजरात और महाराष्ट्र वाला पार्ट क्या है, वहाँ पे कपास सबसे ज़्यादा होता है। और लावा जनक शैलों, और इसमें लावा भी होता है, इसलिए ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार तक पाया जाता है।
तो देखिए ये दिया भी है, जैसे लाल और पीली मिट्टी, ये जलोढ़, ये काली। देखिए यहाँ पे आपका महाराष्ट्र हो गया, ये गुजरात हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया, थोड़ा बहुत पार्ट छत्तीसगढ़ में हो गया, ये सब पार्ट छत्तीसगढ़ में हो गया, कुछ यूपी में भी हो गया, कुछ राजस्थान में भी हो गया। तो इस तरह से मृदा को क्या किया गया, बांटा गया। पर्वत और वन है ऊपर, ये सब क्या है, पर्वत और वन। ये हो गया काली मृदा, ये हो गया लाल और पीली मृदा, ये हो गया लेटेराइट। ये सब क्या पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया लेटराइट। और ये हो गया शुष्क, जहाँ पे थार डिजिट हमारा क्या है, यहीं पे थार होगा। ये देखिए काली मृदा इस तरह की लगती है, लेटराइट मृदा इस तरह की पीली लगती है। दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली है। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी होती है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होते हैं। तो ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट पार्ट है। परंतु इनमें फास्फोरस मात्रा की कम होती है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि फास्फोरस उसमें क्या होता है, कम होता है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती है, जिससे इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है और यही वायु फसल क्या करेगा, सांस में लेगा। गीली होने पे ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती है और इनको जोतना मुश्किल होता है। इसलिए जुताई मानसून प्रारंभ होने से पहले बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। जैसे ही पानी का एक दो बूंद पड़ा, एक दो दिन, उसके बाद जुताई शुरू। तो ये सब इसमें इम्पॉर्टेंट है कि फास्फोरस नहीं होता है, मानसून से पहले जुताई हो जाता है। इसमें पूरी तरह से शुष्क होने पे यह दरार पड़ जाता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना पौष्टिक तत्व है। लाल और पीली मृदा। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में पाया जाता है। तो ये दक्कन पठार हो गया, तो इसके पूर्वी पार्ट में और दक्षिणी पार्ट में क्या होगा, लाल और पीली मृदा विकसित होगा। लाल और पीली मृदाएं तो इधर क्या है, उड़ीसा हो गया, यहाँ से आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ तमिलनाडु हो गया, यहाँ तेलंगाना हो गया। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती है। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। तो इनका लाल रंग क्यों होता है, लौह धातु के कारण होता है, जो कि क्या है, इम्पोर्टेंट पार्ट है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी छोर पे पाया जाता है। इनका पीला रंग इसमें जल योजन के कारण होता है। जल के कारण ये अपने पूरे ह्यूमस को क्या करते हैं, नीचे लेके चले जाते हैं। लेटराइट शब्द ग्रीक शब्द के लेटर से लिया गया, जिसका अर्थ है ईंट। लेटराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। तो देखिए लेटराइट कहाँ पे है, ये सब पार्ट है, ये सब पार्ट है ना। या भारी वर्षा से अत्यधिक, देखिए ये पश्चिमी घाट है, इसलिए ये पश्चिमी घाट का पर्वत है, तो इधर क्या होता है, भारी वर्षा होता है। और ये लौटते हुए मानसून से यहाँ वर्षा होता है। या भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन लीचिंग हो जाता है का परिणाम है। लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय, पीएच वैल्यू क्या होता है, 6 से कम होता है। तो अम्ल हो गया, 7 से कम है पीएच तो एसिडिटी हो गया, 7 से ऊपर है तो क्या हो गया, अल्केलाइन हो गया, मतलब क्षारीय हो गया। इसमें सामान्यतः पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है। यह अधिकतर दक्षिणी राज्यों जैसे महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के कुछ भाग तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है। जहाँ इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं, वहाँ इसमें ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। लेकिन विरल वनस्पति और अर्ध शुष्क पर्यावरण में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। जहाँ पे वनस्पति है वहाँ पर तो ह्यूमस है, लेकिन जहाँ नहीं है
वहाँ पे ह्यूमस नहीं मिलता है। इसमें पर्णपाती और सदाबहार वन दोनों मिलते हैं। स्थल रूपों पे उनकी उपस्थिति के अनुसार उनमें अपवर्धन तथा भूमि निम्नीकरण की संभावना होती है। मृदा संरक्षण का उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पे कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। तो कॉफ़ी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? कर्नाटक। सबसे बढ़िया कॉफ़ी भी उगाया जाता है कर्नाटक में। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। मरुस्थली मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल बाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। तो जहाँ पे मरुस्थली मृदा है वहाँ पे नमक भी बनाया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल बाष्पन दर अधिक है। मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा, ये इम्पोर्टेंट है कि कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकड़ की सतह पाई जाती है। इसके कारण मृदा में जल अंतःस्पंदन इनफिल्ट्रेशन अवरुद्ध हो जाता है। मतलब चूना पत्थर क्या करता है? एक तरह से पूरा का पूरा पत्थर के कठोर हो जाता है और इनफिल्ट्रेशन अंदर फिर नहीं जा पाता। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य भूमि बनाया जा सकता है। जैसे पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा नहर से खेती किया जा रहा है। तो देख लेते हैं, ये फिगर है मरुस्थली मृदा का और ये मृदा का अपरदन है, मतलब मृदा का घुल घुल के पानी में मिल जाना। वन मृदा, ये मृदाएं आमतौर पे पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती है। क्या होता है? दोमट और सिल्टदार होती है। परंतु ऊपरी ढालों पे इनका गठन मोटे कणों का होता है। तो ऊपरी ढालों पे क्या होता है? इसका मोटा कण होता है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपरदन होता है और ये अधिसिल्किक, एसिडिक तथा ह्यूमस रहित होती है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों, विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती है। मृदा अपवर्धन और संरक्षण, ये सब पॉइंट जो है याद रख लीजिएगा, ह्यूमस रहित। मृदा के कटाव और बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती है। बनता भी रहता है और अपरदन होता भी रहता है। दोनों में संतुलन होता है। दोनों में क्या होता है? संतुलन होता है। परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अतिपशुचारण, निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है तथा प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनदी और जल क्या करता है? मृदा अपवर्धन करते रहते हैं। बहता जल मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है। मतलब क्या करता है? काट के उसमें घुस जाता है और डेल्टा की तरह बनने लगता है, जिसे अवनलिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अवनलिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है, इसे उत्खात भूमि कहते हैं। जैसे बांगर, खादर, रेगर देखे ना, उसी तरह से इसको क्या कहते हैं? उत्खात भूमि कहते हैं, बैडलैंड कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड रेवाइन भूमि कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है और ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र का ऊपरी मृदा, जैसे ये मृदा है, घुल के क्या हो जाएगा? अंदर घुस जाएगा। अभी यहाँ छोटा दिख रहा है, ये बहुत बड़ा बड़ा होता है, घुलकर जल के साथ बह जाती है, जिसे चादर अपरदन, सीट इरोजन कहा जाता है। पवन भी इसमें क्रिया करता है। मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है।
कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपरदन होता है। गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती है, जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव कर देता है। अगर इस तरह से आपने बना दिया, इसके बीच में से क्या होगा, ढाल बन जाएगा और पानी मृदा का कटाव कर देगा। ढाल वाली भूमि पे समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। अब ढाल अगर इधर है और ऐसे ऐसे बना दे तो फिर ठीक है, ये क्या है, ढाल के साथ धीरे धीरे नीचे होते जा रहा है, तो यहाँ पे मृदा का कटाव नहीं होगा। तो यही आपको फिगर से भी दर्शाना है। इसे समोच्च जुताई, जिसे कॉन्टूर प्लगिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, कंटूर प्लगिंग कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि जो है भूमि अपरदन को नियंत्रित करती है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है और फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि फसल के बीच में घास भी उगाया जाता है, जिससे और मृदा का कटाव ना हो। अगर मृदा कट जाएगा तो सीधे नीचे क्या दिखेगा, पत्थर दिखेगा। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमज़ोर करती है। इस तरीके को पट्टी कृषि कहा जाता है, स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं। पेड़ को कतार में लगा देते हैं। रक्षक शेल्टर बेल्ट बनाया जाता है, जिसको कहते हैं रक्षक मेखला बनाना भी पवनों की गति कम करता है। पवनों की गति को क्या करता है, कम करता है। पेड़ अगर लगा दिए, इस तरह से ढाल भी बना दिए, यहाँ पे ग्रास भी उगा दिए और यहाँ पे पेड़ भी चारों तरफ लगा दिए, तो क्या होगा, हवा को रोकेगा और मृदा अपरदन को कम करेगा। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिम भारत में रेत के टीलों के अस्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन रक्षक पट्टियों से क्या होता है, रेत के टीले फैलते नहीं हैं, अस्थायीकरण हो जाते हैं, मतलब वहीं पे रुक जाते हैं। तो ये हुआ फर्स्ट चैप्टर का पूरा थ्योरी जो हमने समझा दिया। आगे इसका क्वेश्चन देखेंगे।